सबसे पहले आप सबों को गुड आफ्टरनून। लोग पीएससी की कक्षा में है और हिस्ट्री के जिस देख रहे हैं वह है मेडाइवल हिस्ट्री, कालीन भारत। हालांकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अध्ययन अनिवार्य है। क्रम में हम लोग पिछले दिन पहले प्राचीन भारत से ही आरंभ किए थे। कक्षा को देते हुए इतिहास क्या है, इतिहास का निर्माण कैसे होता है, और इसी कड़ी में उसके जो ग्राफी हैं सोर्स के ऊपर बल देते हुए पाषाण युग से एक प्राचीन भारत की हर्षवर्धन की उपलब्धियां। हर्ष की मृत्यु के साथ ही प्राचीन भारत का अवसान हो जाता है 647 से, और 647 से 1757 ईस्वी तक मध्यकाल की शुरुआत होती। इसके 3 भाग हैं। एक पूर्व मध्यकाल भी खत्म हो चुका, 647 से 1206 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल था, जिसमें हम लोगों ने रूप से अफगान आक्रमण या उससे पहले अरब आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम, और फिर हर्ष के बाद की जो कन्नौज की परिस्थितियां थी, कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष थे, छोटे छोटे राज्यों पे आपका ध्यान आकृष्ट किए, और फिर इसी कड़ी में कुछ राजपूत राज्यों के ऊपर भी ध्यान दिया। पूर्व मध्यकाल के बाद मध्यकाल का दूसरा भाग शुरू होता है, वह है दिल्ली सल्तनत, हम तुर्क अफगान भी कहते हैं। कुल 5 वंशों का इतिहास है। सबसे पहले दास वंश, गुलाम वंश, मामूद वंश या इलवड़ी तुर्क वंश का अध्ययन हम लोगों ने कल समग्रता से किया। आज खिलजी वंश को देखेंगे सबसे पहले, और खिलजी के बाद तुगलक वंश आता है, और फिर सैयद वंश है, और अंत में अफगान लोदी वंश की जानकारी आपको इकट्ठा नेक्स्ट क्लास में दी जाएगी। हम लोग आज खिलजी वंश को देखने का प्रयास करेंगे। एक ऐसा वंश जिसके विषय में कहा जाता है कि वो वंश नहीं बल्कि क्रांति थी। क्रांति क्यों थी भाई? क्योंकि कुलीनता के स्थान पर कुलीन वर्ग की जगह सर्वसाधारण वर्ग को आगे किया। और क्यों क्रांति कहें? कि राजनीति को धर्म से अलग किया। मध्यकाल में राजनीति और धर्म, या धर्म राजनीति को प्रभावित करती थी, या यूं कहिए कि थियोक्रेटिक शासन था, धर्म तंत्र शास्त्र के आधार पर ही सब काम करता था, धर्म आधारित था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि राजनीति को धर्म से अलग करने का पीरा अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया। और अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी कि अपने काजी थे मुक्शुद्दीन ने कहा भी कि बंद करो बकवास काजी की, मैं नहीं जानता कि क्या शरीयत के अनुसार सही है कि क्या नहीं, क्या शरीयत के अनुसार गलत है, मैं वो जानता हूं जो राज्य के हित में होगा। इस संवाद से यह स्पष्ट होता है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन एक दूसरे से अलग थे। फिर क्रांति क्यों कहें? क्रांति इसलिए कहें कि उन्होंने प्रतिभा को स्थान दिया। इस कारण से हम इसको क्रांति की संज्ञा देते हैं। तो ये 2-3 ऐसे फैक्टर्स थे जिसके कारण खिलजी एक वंश नहीं बल्कि क्रांति के रूप में जानी जाती। इस क्रांति के कड़ी में 3 शासक हैं। एक है जलालुद्दीन खिलजी, तो जिनकी राजधानी किला खोड़ी थी। दूसरी, जलालुद्दीन खिलजी को हम लोग इसलिए भी याद रखते हैं कि 2000 मंगोलों को मुसलमान इस्लाम धर्म में कबूल करवाया। इसके अलावा जलालुद्दीन खिलजी को हम लोग इसलिए भी जानते हैं कि भतीजे ने ही करा इलाहाबाद में उसकी हत्या कर दी। जलालुद्दीन खिलजी को इस दृष्टि से हम लोग ध्यान देने का प्रयास करते हैं। फिर आता है अलाउद्दीन खिलजी। भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के सिकंदर के रूप में जाना जाता है। सिकंदर सानी, उसके सिक्के पे सिकंदर सानी अंकित है, द्वितीय सिकंदर अंकित है। अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में इसलिए जाना जाता है सुधार, विस्तार और सांस्कृतिक बिंदु पे कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण हम अलाउद्दीन खिलजी को याद करने का प्रयास करते हैं। सुधार कहाँ है? सुधार है सैन्य सुधार।
सैन्य सुधार में कहा नगदी वेतन, अस्थायी सेना, दाग और चेहरा सैन्य व्यवस्था में लागू किया। इस कारण से याद रखते हैं। आर्थिक सुधार क्या है? आर्थिक सुधार में कि भूमि की पैमाइश के आधार पर हम विश्वा या मशाहत कहे के आधार पर लगान की पद्धति को लागू किया और 1/2 लगान लिया। भी बीपीएससी पहले पूछे हुए परीक्षा में 2 सुधार ऐसा था जिसने उपज का 1/2 लगान लिया था। एक अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। और आज भी हम बीपीएससी ओपन टेस्ट था, महान छात्र ही दिया नहीं, क्या फर्क, पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे ही, इनको फुर्सत ही नहीं है पढ़ने, आ जाइए। आज तो फुर्सत ही नहीं है तो उनको पीछे कितना पढ़ा जाए। काम है कर देना है, जिसको नहीं करना है नहीं करेगा, है कि नहीं। बिंदु पे आ जाइए। कमीशन की तैयारी करते हैं, ओपन टेस्ट नहीं दीजिएगा तो करते क्या, ठीक है कि नहीं। आ जाइए, थोड़ा समय पे आइए, रोज कहते हैं थोड़ा समय पे। आर्थिक सुधार की कड़ी में क्या है भाई? आर्थिक सुधार की कड़ी में उसका सबसे महत्वपूर्ण भूमि पैमाइश के आधार पर लगान व्यवस्था है। कुछ नए डिपार्टमेंट की भी नींव रखी। दीवाने रियासत, उसे याद रखिएगा, दीवाने मशाहत, और एक और भी था, जलालुद्दीन खिलजी ने दीवाने वकूफ की नींव रखी थी। वकूफ होता था व्यय विभाग। दीवाने अर्ज किसने स्थापित किया था? कल बताए थे, दीवाने अर्ज बलबन ने स्थापित किया था। ये सब महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है जिसको याद करके रखना ही रखना है। और फिर इसी क्रम में आर्थिक सुधार में बाजार नियंत्रण को याद रखते हैं। बाजार नियंत्रण के कई स्रोत हैं, उसकी जानकारी आपको देंगे। कम वेतन पे सैनिकों को रखने के लिए हम बाजार नियंत्रण की व्यवस्था अपनाए, जिसमें 3 मंडी था। अनाज की मंडी थी, वस्त्र की मंडी थी, गुलामों की मंडी थी, और इन सभी मंडी पर एक सहना मंडी था। तो वड़ीद और मुनिहान गुप्तचर के माध्यम से बाजार व्यवस्था को रेगुलेट करता था। फिर आता है विस्तार, राजनीतिक विस्तार। राजनीतिक विस्तार में तो गुजरात विजय, जहाँ से नुसरत शाह से ने 1000 दिनार में मल्लिक काफूर नामक हिजरा को खरीदा था और दक्षिण भारत का उसको नेतृत्व दिया था। चित्तौर भला कैसे भूल जाएगा। संजय लीला भंसाली ने एक सिनेमा भी बनाया था, क्या नाम था उस सिनेमा का? पद्मावती। देश की बहुत बड़ी समस्या थी, 1.5 महीना तक वो रिलीज नहीं हो पा रहा था। टीवी चैनल 1.5 महीने तक यही चला रहा था कि पद्मावती रिलीज होगी कि नहीं होगी, इससे देश की एकता अखंडता प्रभावित। और देश की सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पद्मावती रिलीज होगी कि नहीं होगी। उसके बाद से मैंने टीवी देखना छोड़ दिया। तो एक रेडिकल घटना है जो मुझे अच्छी तरह से याद है, जब टीवी खोलता था तो पद्मावती रिलीज होगी कि नहीं। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी समस्या देश में है, सारी समस्या को छोड़ करके काश जितना कवरेज पद्मावती पे दिखाया गया, इतना कवरेज यदि देश की समस्याओं पे दिखाया जाता तो मुझे उम्मीद है कि मीडिया के दबाव में सरकार कुछ बेहतर काम करती। बिंदु पे आइए, हमारे यहाँ रैली किस चीज़ पे होगी? तो रैली होगी गैर समस्याग्रस्त क्षेत्र। यदि किसी धार्मिक बिंदु पे रैली करना हो तो लाखों की भीड़ जुट जाए, करोड़ों की भीड़। लेकिन देखते हो रैली में, कल देखा कि रैली में इस गर्मी में मैं सोचता था कि कौन जाएगा रैली, लेकिन पागल आदमी से वह कमी है। पढ़ने के लिए उसको धूप लगता है, सब पढ़ने के समय से गुजरा होगा, उस समय उसको धूप लगता हो, वहाँ पे पागल की तरह मोदी मोदी चिल्ला रहा है। ठीक है कि नहीं? तो एक से एक आदमी खैर मूल में आ जाइए, हमें क्या लेना देना है, ये मोदी के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। सब पार्टी में लाखों लोग पहुंच जाते इस गर्मी में, ठीक है कि नहीं? सब पढ़ाई लिखाई की दौर से गुजरा है, उस समय उसको धूप लगता होगा कि मास्टर साहब 3 बजे बुला रहे हैं। भी शासन ने भी जारी की है कि यदि संभव हुआ तो स्वेच्छानुसार, एक कंपल्सन नहीं है, स्वेच्छानुसार यदि आप चाहिए तो 5 बजे से के बाद अच्छे से बच सके। ये 5 बजे के बाद पढ़ेगी, 7 बजे के बाद इसको बच्चा का खाना खिलाना होगा, पति को चाय पिलाना होगा, ससुर दवाई देना होगा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हर जगह चल नहीं पाती, बहुत सारे बिंदु पे सोच करके काम करना पड़ता है। चलिए खैर, अलाउद्दीन खिलजी, मैं अभी बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के विषय में राजनीतिक विस्तार में देखेंगे, गुजरात को देखेंगे, चित्तौड़ को देखेंगे, रणथंभौर को देखेंगे, और फिर इसी क्रम में फिर
अलाउद्दीन खिलजी एक सांस्कृतिक व्यक्तित्व भी था, तो स्थापत्य कला, वास्तुकला के क्षेत्र में जो कार्य है, या उसके दरबार में जो अमीर खुसरो रहते थे, और अमीर खुसरो न केवल इतिहासकार था बल्कि सेनानायक था, कवि था, के विषय में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और फिर अंत में छोटी मोटी बातों के साथ हम अलाउद्दीन खिलजी की समाप्ति करेंगे। और इसके बाद आता है मुबारक खिलजी, एक ऐसा शासक जो विचित्र व्यवहार के लिए इतिहास में जाना जाता है। स्त्री यदि वेशभूषा में आएगी, तो जैसे रजिया सुल्तान पुरुष वेशभूषा में आती थी, तो ये बहुत आलोचना के पात्र नहीं होते। अभी भी कई लड़कियां जींस टी शर्ट पहनती है, लेकिन अब कल्पना कीजिए कि बजरंगी यदि साड़ी पहन के आने लगे, प्रभात जी यदि साड़ी पहन के आने लगे, तो कल्पना कीजिए, तो ये विचित्र व्यवहार हो जाएगा। यही काम विचित्र व्यवहार की कड़ी में आपके मुबारक खिलजी किया करते थे। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो विचित्र व्यवहार के कारण जाना गया। लेकिन खलीफतुल्लाह, खलीफा को नहीं माना और कहा कि मैं ही खलीफा हूँ, खलीफतुल्लाह की उपाधि लिया। इस कारण से इतिहास में मुबारक खिलजी को जाना गया। अंत में हिंदू माँ की संतान नसरुद्दीन खुसरो शाह, जिसको पैगंबर का सेनापति भी कहते हैं, अंतिम शासक था, जिसे गाजी मलिक ने हत्या करके और तुगलक वंश, इसी यही खिलजी का जिस्ट है। क्या है? सार। इस 2 मिनट को भी आप थोड़ा भी पचा लिए होंगे, तो आपको आगे समझने में आवश्यक आसानी हो जाएगी। आरंभ करते हैं, लिखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश खिलजी वंश लिखे। खिलजी वंश नहीं बल्कि एक क्रांति थी। खिलजी वंश नहीं बल्कि एक क्रांति थी। खिलजी वंश नहीं बल्कि एक क्रांति थी। अवधि सबसे छोटी 1290 से 1320। इसकी अवधि सबसे छोटी, इसकी अवधि सबसे छोटी, सबसे छोटी, इसकी अवधि सबसे छोटी 1290 से 1320 की है। अब वंश नहीं क्रांति थी। क्रांति थी तो कैसे क्रांति थी देखेंगे। देखनी है कि इन्होंने एक पॉइंट पॉइंट करके लिखी। इन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया। उन्होंने राजनीति को धर्म से अलग किया। राजनीति को धर्म से अलग किया। ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला, ऐसा करने वाला पहला सुल्तान, ऐसा करने वाला पहला सुल्तान, ऐसा करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। पहला पॉइंट यही है सबसे इंपॉर्टेंट, कि राजनीति को धर्म से अलग किया। फिर लिखिए दूसरा, प्रतिभा को प्रश्रय दिया। प्रतिभा को प्रश्रय दिया। प्रतिभा को प्रश्रय दिया। भारतीय मुसलमानों को भी बड़े पदों पर, भारतीय मुसलमानों को भी बड़े पदों पर नियुक्त किया। भारतीय मुसलमानों को भी बड़े पदों पर नियुक्त किया। तुर्की एकाधिकार को तोड़ा।
और तुर्की एकाधिकार को तोड़ा। और तुर्की एकाधिकार को तोड़ा। तो इस आधार पे हमने क्या कहा, यह वंश नहीं बल्कि एक क्रांति थी। क्रांति मतलब क्या है, परिवर्तन है भी था। गुलाम वंश एक वंश था। गुलाम वंश ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, उसने तो तुर्की जो प्रभुसत्ता है उसको स्थापित किया। कैसे? चालीसा के माध्यम से। कहते ना, चालीसा का गठन किया, 40 आसपास सरदारों का एक दल बनाया। किसने? तुतमिश ने। इसका उन्मूलन किसने किया था? इसका उन्मूलन बलबन ने किया था, याद रखिएगा। तो शिक्षा के दृष्टि से ऐसे तथ्य काफी महत्वपूर्ण, और इसीलिए मैंने अभी आपको बताया कि गुलाम वंश ने किसी प्रकार की क्रांति लाने का प्रयास नहीं किया, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया। परिवर्तन यदि थोड़ा बहुत लाने का प्रयास भी किया तो बलबन ने ही किया। विरक्त और लौह की नीति, राजत्व को देवत्व से जोड़ा, ठीक है कि नहीं? तो ये सब परिवर्तन लाने का उसने प्रयास किया, परंतु इसका जो परिवर्तन था वो आम जनता से संबंधित था। राजनीति को धर्म से अलग करना, उसने तो राजनीति को धर्म से जोड़ दिया, राजत्व को देवत्व से जोड़ दिया। इल्लाह नियाबते खुदाई क्या था? ये अल्लाह की छाया, और शासक को कहा यह खुदा का प्रतिनिधि है। तो उसने तो और राजनीति को धर्म से जोड़ने का प्रयास किया। यहाँ पे राजनीति को धर्म से अलग किया, यहाँ पे तुर्की एकाधिकार को तोड़ा, आम भारतीय मुसलमानों को उच्च पद प्रतिभा के आधार पर दिया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह एक वंश नहीं बल्कि क्रांति थी। और इस सिद्धांत पे आधारित था कि जनता स्वेच्छा से आपकी अधीनस्थता को स्वीकार करे। जनता स्वेच्छा से आपकी अधीनस्थता को स्वीकार करे, वो इस सिद्धांत पे आधारित था। आपका कौन सा वंश? खिलजी वंश। अब आइए, खिलजी वंश में महत्वपूर्ण शासक पहले पढ़िए तो लिखेंगे। खिलजी वंश की स्थापना, ऐसे लिख दो, खिलजी वंश के 4 शासक उल्लेखनीय थे। 4 शासक उल्लेखनीय, 4 शासक उल्लेखनीय थे। 4 शासक उल्लेखनीय। पहला था, 4 शासक उल्लेखनीय थे। पहला क्या था? पहला था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा था पारक खिलजी। पारक खिलजी। पारक खिलजी। पारक खिलजी। चौथा था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह, ऐसा नहीं, तो नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह। 4 के विषय में मुख्य रूप से तो परीक्षा में आपके बीपीएससी में अलाउद्दीन खिलजी पूछता मुख्यतः, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता, लेकिन सब में एक एक दो दो बातें थोड़ा थोड़ा है। संपूर्णता के लिए उन सब का अध्ययन कर लेना है, लेकिन पूछने के दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी टिप्स पे होना चाहिए। कल भी ढेर सारे शासक पढ़ाया, लेकिन गुलाम वंश में मैंने कहा कि ऐबक याद रखो, इल्तुत याद रखो, बलबन याद रखो। ये 3 मुख्य है। रजिया वगैरह में तो एक आध दो बातें हैं ही, लेकिन ये 3 आपका क्या है? मुख्य है, इसको जरूर याद रखिए। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी कहेंगे सब है, लेकिन याद किसको रखना है? अलाउद्दीन खिलजी को। और एक कॉन्सेप्ट के साथ उनको जानना और समझ चलेंगे हम लोग। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी में देखिए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी पहला है, खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक है, किला खोड़ी को अपनी राजधानी बनाया।
किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया। किलाखोरी को अपनी राजधानी, किलाखोरी दिल्ली में था, किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया। किलाखोरी को अपनी राजधानी बनाया और 2000 मंगोलों को 2000 मंगोलों को इस्लाम कबूल करवाया। 2000 मंगोलों को इस्लाम कबूल करवाया। इस्लाम कबूल करवाया। 2000 मुसलमानों को इस्लाम कबूल करवाया। चौथा, करा में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। करा में अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी। क्या नतीजा था? अलाउद्दीन खिलजी हत्या कर दी। बस जलालुद्दीन के विषय में ले देकर दो बातें। कौन कौन सी दो बातें हैं? किलाखोरी राजधानी और 2000 मुसलमान। हाँ, एक डिपार्टमेंट उसने एस्टेब्लिश किया। उस डिपार्टमेंट का क्या नाम था? क्या नाम था उसका? दीवाने वकूफ। दीवाने वकूफ। और इसका संबंध किससे था? व्यय से था। देखेंगे, दीवाने वकूफ। दीवाने वकूफ व्यय विभाग की स्थापना किया। दीवाने वकूफ, बेवकूफ नहीं लिख दीजिएगा, लिख भी दीजिएगा तो भाव तो वही है, ऑब्जेक्टिव तो मिलेगा ही। वकूफ के रूप में तो समझिएगा वही है। ठीक है, दीवाने वकूफ व्यय विभाग की स्थापना की। व्यय विभाग की स्थापना किया। व्यय विभाग की स्थापना की। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया? बलबन। क्या था? चयन विभाग था, तो याद रखिएगा। अब आइए अलाउद्दीन खिलजी। अब क्या? ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। टिक लगा दीजिए, शासक पर टिक लगाइए। हाँ, टिक का मतलब रिवीजन कीजिएगा परीक्षा के समय में इसी शासक के विषय में, और सब याद रहा नहीं रहा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दीवाने वकूफ जरूर याद रखिएगा, वो सुमेलित करने में दे सकता है, और सुमेलित करने में क्वेश्चन का स्तर कैसा था वो आज आपने देख ही लिया, समझ ही लिया, और एक पूरा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट भी हो जाएगा। यदि आप ऐसा नहीं ना एक ही बार के लिए, परीक्षा तक उसको एक दो बार और बना लीजिए बैठ करके, ठीक है कि नहीं? जैसे जैसे आपको लगे कि नहीं एक बार और बनाने की आवश्यकता है पढ़ने के बाद, और बना लीजिए, ठीक है कि नहीं? उसका तो सर्वकालिक प्रश्न है, ये सब प्रश्न कभी खत्म होगा? दीवाने अर्ज सुमेलित करना है और सुमेलित करना है तो कभी खत्म हो सकता है, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है कि नहीं? पहले सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, फिर एक एक करके फिर 150 क्वेश्चन के ओपन टेस्ट में सब कुछ मिलता रहेगा आपको। अगला टेस्ट आपको सब मिलने वाला रहेगा। हिस्ट्री रहेगी, ज्योग्राफी रहेगी, इकोनॉमिक्स रहेगी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करेंट, मैथ सब रहेगा। आज तो चूँकि चल रहा था और वो नहीं पढ़ा था उसका टेस्ट, तो सोचा कि एक जगह यहीं पे ले ले। गंभीर छात्र ये लोग तो ऐसे ही दिन पास करने के लिए 2-2 बार पढ़ती है, 3-3 बार सब पढ़ा है, देखो टेस्ट देने से भागते है कि नहीं? तो जबकि हमने कंप्लीट करवा दिया है पहले भी और अभी भी कंप्लीट हो रहा है। तो मुगल खत्म तो हिस्ट्री खत्म। हिस्ट्री का तो एक बार ऑनलाइन आपको प्रीवियस 3-4 महीना पहले ही करा चुके थे, ठीक है कि नहीं? मतलब समग्र रूप में दूसरी बार फिर हम चला दिए थे। मॉडर्न हिस्ट्री तो हमारा 2-2 बार हुआ है विगत 6 महीने, और तब हम तीसरी बार फिर करा रहे हैं। और उसके पहले का सेशन का तो अलग है, ठीक है कि नहीं? उस सब तो कहानी अलग कहानी है। खैर मूल में आइए।
मूल यह है। नारायण जी कितना लाए हो आज? 100 टपा। ठीक है। सबसे ज्यादा किसको आया है? जय बाबू। देखो 106। अच्छा, ठीक किया। ठीक ठीक किया। चलो ठीक है। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे? अलाउद्दीन खिलजी में। अलाउद्दीन खिलजी में पहले परिचय पढ़ते। परिचय क्या है? मूल नाम। नाम भी परीक्षा में पूछा हुआ है, बीपीएससी में। अली गुरसस्प। अली गुरसस्प, गुरसस्प है। दूसरा सिकंदर सानी लिख देंगे। मूल नाम अली गुरसस्प और द्वितीय सिकंदर के रूप में जाना गया। ये सिकंदर या सिकंदर सानी। सिकंदर सानी के रूप में जाना गया। क्या है? सिकंदर सानी के रूप में जाना गया। के सिक्के पे क्या था? किस दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के सिक्के पर द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी अंकित है? अलाउद्दीन खिलजी। मूल नाम नोट में लिख देंगे। जेके के समय में, जेके मतलब जलालुद्दीन खिलजी। जेके के समय में एके, जेके के समय में एके कितना वर्ड लिखोगे? अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। जेके के समय में एके अवध का सूबेदार था। अवध का सूबेदार था और दक्षिण भारत के देवगिरी पे आक्रमण किया था। दक्षिण भारत के देवगिरी पे आक्रमण किया था। आक्रमण किया था। क्या? आक्रमण किया था। नेक्स्ट नोट खत्म। अब लिखिए। एक एक को इतिहास में, एक एक को इतिहास में, एक एक को इतिहास में धार धार विस्तार साम्राज्यवाद, उसको साम्राज्यवाद भी कहा जाता है। साम्राज्यवाद एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जाना जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जाना जाता है। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जाना जाता है। अब आ जाइए। सुधार सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? सुधार को पहले क्या पढ़ेंगे? सुधार। सुधार के बाद विस्तार और साम्राज्यवाद। विस्तार किस में? राजनीति विस्तार होगा। साम्राज्यवाद शब्द किसके लिए होता है? राजनीति के लिए होता है, इकोनॉमी के लिए नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? राजनीति के लिए होता है। और फिर तीसरा पढ़ेंगे सांस्कृतिक उपलब्धियां। सुधार में दो सुधार सबसे अहम है। एक सैन्य सुधार और दूसरा आर्थिक सुधार। अभी मैं जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तो उसमें भी मैंने बताया कि सैन्य सुधार की कड़ी में अस्थाई सेना रखा। कम वेतन पे रखने के कारण, कम वेतन देता था तो बाजार नियंत्रण की व्यवस्था अपनाए। नगद वेतन देता और नगद वेतन देता था, साथ ही एक अतिरिक्त घोड़े के लिए कुछ अतिरिक्त पैसा 78 टंका जो एनसीईआरटी में वर्णित है, 78 टंका भी देता था। कुछ जो सैनिक लोग थे वो बेईमानी करने लगे। एक ही घोड़ा रखता था, 10 घुड़सवार उसको दिखला देता था। लेकिन शासन करने वाला तुमसे हमेशा तेज रहेगा। ठीक है कि नहीं? देखते हो आजकल हर चीज में जियो टैगिंग, जियो मैपिंग,
सारी व्यवस्था हर योजना में लागू कर दिया गया कि मुख्यालय में बैठे हुए लोग को आपसे ज़्यादा ज्ञान रहता है, आपको कैसे कनेक्टिव की जाए, कैसे टाइट की जाए, वो आपसे ज़्यादा जानकारी रखेंगे निश्चित रूप। यहाँ भी यही हुआ। इन्होंने क्या किया, उस समय तो जियो टैगिंग, जियो मैपिंग हो नहीं सकता था, कंप्यूटर मोबाइल तो था नहीं, केस तो था नहीं, तो मैं क्या किया, दाग और चेहरा, दाग और चेहरा की नीति अपनाया। दागा किसको, घोड़ा को लिया, सैनिक हो तो तुम्हारा घोड़ा का नंबर दे दिया 1, चेहरा लिख लिया, दाढ़ी बढ़ाता हुआ, पूरा लंबा नाक नहीं, मतलब चेहरा था तो लिख। फिर अजय बाबू गए आगे, चेहरा में इनका लिखा, गोला चेहरा, तो निकला हुआ, विचित्र टाइप का चश्मा पहने हुए, ये सब लिखा। फिर इनका घोड़ा का जो दाग था उसका दाग नंबर 2, तो हर आदमी का अलग अलग लिख दिया। तो ये दाग और चेहरा की नीति किसने, किसके लिए, सेना के घुड़सवारों के लिए। सैन्य सुधार की कड़ी में, सैन्य सुधार की कड़ी में, सैन्य सुधार की कड़ी में अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने एक अस्थायी केंद्रीय सेना, एक अस्थायी केंद्रीय सेना को मजबूत किया। अस्थायी सैनिक, अस्थायी केंद्रीय सेना को मजबूत किया। नकदी वेतन देना आरंभ किया, नकदी वेतन देना आरंभ किया, नकदी वेतन देना आरंभ किया। एवं दाग और चेहरा की नीति अपनाई, दाग और हुलिया की नीति अपनाई। दाग और हुलिया की नीति अपनाई। यह सुधार चित्तौड़ और रणथंभौर अभियान के बाद किया। यह सुधार चित्तौड़ और रणथंभौर अभियान के बाद किया। चित्तौड़ और रणथंभौर अभियान के बाद किया है। चित्तौड़ और रणथंभौर अभियान के बाद किया। नकदी पूछेगा आपसे परीक्षा में कि नकदी वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नकदी वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था? दाग और चेहरा की नीति सैन्य व्यवस्था के सुधार के क्रम में किसने लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है कि नहीं? इस तरह से तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। या अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार पर टफ करेगा तो क्या देगा? अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधार पर, सत्य पर विचार करें, 1, 2, 3 दे देगा। एक में दे देगा दाग और हुलिया की पद्धति अपनाई। तो गुजरात अभियान के बाद सैन्य सुधार की नीति बनाई। 3, नकदी वेतन, भूमि अनुदान के बदला नकदी वेतन देना आरंभ। 1, 2 सही, 3 सही, 1, 2, 3, 1, 3, 3 सही है, क्योंकि 2 में क्या था? गुजरात अभियान के बाद, जबकि यह किसके बाद हुआ था? चित्तौड़ और, तो ये हुआ टफ, बाकी लाइन वही है। लेकिन हो गया क्या, जब भी ऑब्जेक्टिव में इस तरह से सत्य पर विचार करने दे दिया तो आपका क्या होता है, हाथ पांव खुल जाता। फिर ये भी दे सकता है कथन कारण। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैन्य सुधार की नीति, कथन कारण। इस नीति के आधार पर राजनीतिक विस्तारवाद साम्राज्यवाद को प्रश्रय। 1 और 2 दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करता है। B, 1 और 2 दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के पूरक नहीं। C, 1 सही है, D क्या मारिएगा, क्या मारिएगा बोलिए? 1 और 2 दोनों सही है। अरे जब सैन्य सुधार हुआ तभी ना राजनीतिक विस्तार और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। जब सेना मजबूत हुआ, ये कमीशन, ठीक है कि नहीं,
कि आपको अप्लीकेशन नहीं करना जानिएगा तो आपके यहाँ अच्छा कॉपी में कहाँ लिखा हुआ था महाबुर्बक, लिखने की क्या जरूरत है? सुधार क्यों किया जाता है? सेना में सुधार क्यों किया जाता है? राजनीतिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने के लिए, पॉलिटिकल एक्सटेंशन देने के लिए। तो लिखने की चीज तो नहीं है, इसको तो समझने की चीज है। रिफॉर्म इसीलिए किया कि वो राजनीतिक विजय इस श्रृंखला को एक एक करके आगे बढ़ा पाता, और बढ़ाया भी उसने। उत्तर भारत पे विजय किया, दक्षिण भारत पे विजय किया, तो उसका कारण ही यही था। हो गया एक और दो, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की, ये इस एंगल से पढ़नी है, इस एंगल से समझिए इसको। तथ्य क्या है? रट लिया, तथ्य तो सब रट लिया, लेकिन समझा क्या? एक आध दो लोग, ठीक है कि नहीं? और उसको आपको समझना है, लिखना नहीं है। लिखने से क्या हो जाएगा? समझने की चीज है। अब आइए आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में लिखिएगा सबसे, अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार की कड़ी में भूमि दान को समाप्त कर दिया एवं मद्य निषेध को भी लागू किया। मद्य निषेध को भी लागू किया। के अतिरिक्त लागू किया के अतिरिक्त भूमि की पैमाइश के आधार पर, भूमि की पैमाइश के आधार पर, पैमाइश के आधार पर राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। भूमि की पैमाइश को, भूमि की पैमाइश को, भूमि की पैमाइश को विश्वा या मसाहत कहा गया। भूमि की पैमाइश को विश्वा, विश्वा, विश्वा लिख दे क्या? विश्वा या, विश्वा या मसाहत कहा गया। विश्वा या मसाहत कहा गया। विश्वा या मसाहत कहा गया कि विश्वा का संबंध या मसाहत का संबंध किससे है? राजस्व सुधार से है, भूमि पैमाइश से है। पैमाइश भी है, राजस्व सुधार। भूमि पैमाइश को ही विश्वा कहा गया। तो राजस्व सुधार का क्या था? भाग था। दूसरा पॉइंट, अभी आपने देखा कि सभी भूमि अनुदान समाप्त कर दिए और उन सबको किस में परिणत कर दिया? खालसा में। खालसा मतलब राजकीय भूमि। इनाम, मिल्क, वफ, ये सब भूमि अनुदान था जो मुफ्त में दिए जाते थे विभिन्न तबकों को, धार्मिक आधार पर, शैक्षणिक आधार पर, या कोई चाटकारिता करता था उस आधार पर। वक्फ, वफ तो आज भी चलता है, ठीक है कि नहीं? तो और वफ का संपत्ति पे कई तो व्यक्ति हैं वो उसका लाभ उठाते हैं, और वही लोग धर्म का आवरण ओढ़ करके राजनीति भी करते हैं, क्योंकि जब उनका हमला उछलेगा उन्हीं के समाज और धर्म के द्वारा, तो फिर वो समस्या में पड़ जाए। मूल बिंदु पे आइए। मूल, तो ये सारी भूमि को किसने समाप्त कर दिया? सारी भूमि को समाप्त कर दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी। और उसको किस में परिणत कर दिया? खालसा में। खालसा में तो लिखेंगे एके ने इक्ता, इनाम, मिल्क, इक्ता, इनाम, मिल्क, वफ, वफ को खालसा, इसमें परिणत कर दिया खालसा में। खालसा कैसी भूमि थी? खालसा कैसी भूमि थी? राजकीय भूमि, राजा की भूमि, प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था। तो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, उसमें परिणत कर दिया। उसमें क्या कर दिया? परिणत कर दिया। ठीक है? परिणत कर दिया किस किस को?
एकता को, इनाम को, मिल्क को, वफ को, ये सब मुफ्त की भूमि थी। का व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? बताओ, कल पढ़ाए है ना, कौन क्या था? इल्तुतमिश। बहुत अच्छा। और जो एक बड़े इक्तादार होते थे तो उसको क्या कहते थे? तो मुफ्ती कहते थे। इक्तादार तो था ही, इक्ता धारण करने वाला इक्तादार, लेकिन उसका जो दूसरा नाम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दूसरा क्या था? मुफ्ती। क्या नाम था? मुक्ति। मुफ्ती नहीं, मुक्ति। ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए, हो गया राजस्व सुधार। फिर लिखेंगे इसी कड़ी में अलाउद्दीन खिलजी ने मध्यस्थ भूमिपति वर्ग, मध्यस्थ भूमिपति वर्ग, मध्यस्थ भूमिपति वर्ग जैसे खुद, 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 कद्दम, कद्दम, चौधरी, मुकद्दम चौधरी के भी विशिष्ट अधिकार को समाप्त कर दिया। तो मुकद्दम चौधरी के विशिष्ट अधिकार को समाप्त कर दिया और उसे लगान वसूली से मुक्त कर दिया, और उसे लगान वसूली से मुक्त कर दिया। लगान वसूली से मुक्त कर दिया। इस कड़ी में दीवाने मशाहत, दीवाने मशाहत और दीवाने रियासत, दीवाने मशाहत और दीवाने मशाहत नहीं, दीवाने मस्त खराज एवं दीवाने मस्त खराज, साहत नहीं, दीवाने मस्त खराज, दीवाने मस्त खराज एवं दीवाने रियासत तो नए विभाग की स्थापना किया। तो नए विभाग की स्थापना की। तो नए विभाग की स्थापना की। तो दो नए विभाग और जुड़ गया। कौन से दो नए विभाग जुड़ गए? दो नए विभाग कौन से जुड़ गए? दीवाने मस्तखराज और दीवाने रियासत। मस्तखराज क्या देखता था? मस्तखराज, खिराज, खिराज कर, कर देखता था। क्या देखता था? कर देखता। लिख देंगे दीवाने मस्तखराज कर, कर या लगान वसूली को देखता था। कर या लगान वसूली को देखता था। कर या लगान वसूली को देखता था। जबकि दीवाने रियासत, जबकि दीवाने रियासत, जबकि दीवाने रियासत, जबकि दीवाने रियासत क्या देखता था? बाजार, बाजार नियंत्रण की देखरेख करता था। बाजार नियंत्रण को देखरेख करता था। बाजार नियंत्रण की देखरेख करता था। बाजार नियंत्रण की देखरेख करता था। फिर से सुना, दो नए विभाग कौन स्थापित हुआ? दीवाने रियासत और दीवाने मस्तखराज। दीवाने मस्तखराज का संबंध किससे? मस्तखराज भुला गए यदि, खिराज, खिराज, खिराज क्या था? कर था। कर से पकड़ लीजिएगा फट से तो कर पे टिक लग जाएगा। और दीवाने रियासत का संबंध बाजार से था। ठीक है कि नहीं? क्योंकि आर्थिक सुधार का उसका एक पक्ष और था, आर्थिक विनियमन, तो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं इकोनॉमिक रेगुलेशन। और इकोनॉमिक रेगुलेशन किसके माध्यम से किया? वो किया बाजार नियंत्रण के माध्यम। तो हम बाजार सुधार कहें, तो बाजार सुधार की जगह बाजार नियंत्रण था, क्योंकि उसने वहां मूल्यों को क्या किया? कृत्रिम तरीके से नियंत्रित किया।
और वो एक शासक की प्रतिभा पे आधारित था या उसके सिस्टम पे आधारित था, जो दिल्ली सल्तनत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि भी मानी जाती है। लेकिन जैसे ही वो हटा, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था क्या हो गई, समाप्त हो गई। सिस्टम ऐसा बनाइए कि शासक हो कि ना हो, सिस्टम चलता रहना चाहिए। कभी आप एक व्यक्ति पर आधारित सिस्टम को निर्मित कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति यदि हटा फिर सिस्टम क्या हो जाएगी, हराशाई हो जाएगी। वही अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। देखो, अकबर हमेशा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे ध्यान दिया, अकबर के बाद भी शासन क्या है, चलता रहा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के कुछ ही वर्षों के बाद खिलजी वंश का तो हो गया, क्योंकि उसके बाद कुछ महान शासक भी बने। का नाम था मुबारक खिलजी। स्त्री भेष में ही तो दरबार में आता था, उसी में उसको एंजॉय लगता था और बेतुका फरमान जारी करता था, मैं ही खलीफा हूँ, ठीक है, खलीफतुल्लाह की उपाधि लिया। तो इस तरह के करतूतों पे तो ज़्यादा भरोसा था, उनका भी अंत हो गया। क्योंकि ऐसे कृत्यों से जनता जो है सो क्या होती है, जनता कहीं ना कहीं ऊब जाएगी और फिर बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ऐसा ही है कि उस समय का सिस्टम राजतंत्र में राजा जो चाहता था वही होता था, लेकिन जनता का प्रतिरोध का सामना तो करना ही पड़ता था, ठीक है कि नहीं। आपने पढ़ा ही कि रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी तो जनता के समर्थन से बैठी। पहली ऐसी शासिका थी जो लोक समर्थन के आधार पर गद्दी पे बैठी थी। ठीक है, उस समय डेमोक्रेसी नहीं था, जनता चुनाव ईवीएम की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं होता था, वीवीपैट का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन राजतंत्र में कई ऐसे शासक हुए दिल्ली सल्तनत में भी जिन्होंने उच्च मापदंड को स्थापित किया। पढ़े थे कि नहीं पढ़े, क्या पढ़े थे बताओ, किसके विषय में पढ़े थे, जो उच्च मापदंड को स्थापित किया और राजकोष का एक पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया, टोपी सी करके शासन किया। नाम था नसरुद्दीन महमूद, ठीक है कि नहीं। इससे कुछ विचार आप समझ सकते हैं कि स्वयं सुल्तान था और वो राजकोष का एक पैसा अपने हित में कार्य नहीं करता, ठीक है कि नहीं। मतलब ये तो कौटिल्य के भी पिताश्री थे। कौटिल्य से एक आदमी मिलने आया, पे लिखा हुआ था कि व्यक्तिगत कामों से मैं मिलना। कौटिल्य उस समय काम कर रहे थे। क्या हुआ कि उन्होंने काम कर रहे थे, आए उनको राजकोष का चलने वाला तेल था उसको बंद कर दिया, अपना व्यक्तिगत था उसको सामने रख। आने वाला व्यक्ति था, पूछा ऐसा आपने क्यों किया, दीप तो दीप था, प्रकाश तो प्रकाश था। कहा नहीं, आप हमसे मिलने व्यक्तिगत रूप से, यदि राजकीय कामों से आते तो ये दीप जलता रहता, आप मेरे व्यक्तिगत काम से आए थे इसीलिए हमने अपना व्यक्तिगत दीप जलाया। इस तरह का उच्च मापदंड वाले कौन थे, कौटिल्य। आज देखते हो सरकारी खजाना मतलब दिनाकरण के ऊपर क्या मामला था, सरकारी धनराशि को अपने खाता में ट्रांसफर कर, सरकार के जो करोड़ों रुपए थे वो ब्याज अपने हित में वो साधने लगे। आजकल स्थिति ये है, आपको सरकारी गाड़ी मिल जाएगी, क्या होगी, सरकारी गाड़ी जैसे ही मिल जाएगी तो आप पर अपने भतीजे अपने पाल ले, उन सबको लेकर घूमना शुरू कर दीजिए। आशा है समझ गए होंगे, कुल बिंदु पे आ जाइए, कौटिल्य बनिए, कौटिल्य, ठीक है। गाड़ी मेरे सुविधा के लिए मिली है, मैं उस पर चढ़ूंगा, आपके लिए मैं आपको खरीद के दे दूंगा, ठीक है। यदि हमारे पास औकात होगी, अस्तर होगी तो मैं खरीद के दे दूंगा, नहीं तो आप रिजर्व कराइए अपनी गाड़ी, ऑटो पे चलिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार ने मुझे दिया है तो मैं ही उस पर चढ़ूँ। प्रिंसिपल यही कहता है, वो भी सरकारी कामों के। आगे लिखिए, क्या लिखे, क्या लिखे, लिख लिए ना। अब आइए, एके ने नए करों का आरोपण भी किया, नए करों का आरोपण भी किया। खरी और चराई नामक नए कर को लागू किया। खरी और चराई,
हरी और चराई नामक नए कर को आरोपित किया। आरोपित किया। खुम्स, खुम्स लूटे गए माल। खुम्स क्या था? खुम्स लूटे गए माल। खुम्स की दर में परिवर्तन किया, इसमें राज्य का हिस्सा 80%। खुम्स के दर में नियंत्रण, खुम्स के दर में परिवर्तन किया, इसमें राज्य का हिस्सा, इसमें राज्य का हिस्सा 80% तय किया गया। जबकि 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 20% हिस्सा, जबकि 20% हिस्सा सैनिकों का तय हुआ। सैनिकों का तय हुआ। सैनिकों का तय हुआ। क्या ये महत्वपूर्ण बिंदु थे? अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। आर्थिक सुधार की कड़ी में, आर्थिक सुधार की कड़ी में, आर्थिक सुधार की कड़ी में इन्होंने, एके ने, आर्थिक सुधार की कड़ी में एके ने, आर्थिक सुधार की कड़ी में एके ने, आर्थिक सुधार की कड़ी में एके ने बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया। बाजार व्यवस्था को नियंत्रित किया जिसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य कम दर पर सैनिकों को रखना। इसका उद्देश्य कम दर पर सैनिकों को रखना था। कम दर पर सैनिकों को रखना था। ठीक है, कम दर पर सैनिकों को रखना। क्लियर हुआ? कम दर पर सैनिकों को रखना। चलिए इसी में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को, व्यवस्था के विषय में, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था के विषय में विस्तृत जानकारी, विस्तृत जानकारी, विस्तृत जानकारी बढ़नी के तारीखे फिरोजशाही, बढ़नी के, हमें यह नहीं बताना है ज़्यादा कि जानकारी दिया, हमें यह याद रखवाना है कि बढ़नी की तारीखें फिरोजशाही थी। बढ़नी ने तारीखें फिरोजशाही लिखा, इसको नहीं भूलना है। लिखेंगे बढ़नी की तारीखें फिरोजशाही, बढ़नी की तारीखें फिरोजशाही, कौमा अमीर खुसरो के खजानुल फुतह, अमीर खुसरो के खजानुल फुतह, अमीर खुसरो के खजानुल फुतह, खजानुल फुतह, खजानुल, लिख दे क्या? खजानुल फुतह, खजानुल फुतह, खजानुल फुतह इसामी के फुतह उस सलातीन, इसामी के फुतह उस सलातीन, फुतह उस सलातीन, फुतह उस सलातीन, फुतह उस सलातीन अमीसुद्दीन के, अमीसुद्दीन के खेहुल मजलिस, खेहुल, अमीसुद्दीन के खेहुल मजलिस, खेहुल मजलिस और इब्न बतूता के रहला से,
और इबन बतूता के रहला से, और इबन बतूता के रहला से, इबन बतूता के रहला से जानकारी मिलती है। इबन बतूता के रहला से जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? किसकी जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन की जानकारी मिलती है कि बाजार व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौन कौन सी किताब से मिलती है? पहला बोलिए। बर्नी की कौन सी किताब थी? तारीख फिरोज। रहला किसका था? इबन बतूता का यात्रा वृत्तांत था, इटिनरी था। अमीर खुसरो की किताब का क्या नाम था? खजानुल फुतह था। इसामी के पुस्तक का नाम फुतह उस सलातीन था। और खैहुल मजलिस, खैहुल मजलिस के लेखक कौन थे? हमीशुद्दीन थे। तो आपने समझ लिया होगा कि हमारा उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य बाजार नियंत्रण के विषय में बताना कम था, इस पांचों रचनाकार की किताब के विषय में बताना था, जिसको हर संभव स्थिति में मिस्टर इकबाल हर संभव स्थिति में याद करके रखना। खजानुल फुतह कौन लिखा? अमीर खुसरो। और खैहुल मजलिस हमीशुद्दीन। रहला, रहला, रहला तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही। फुतह उस सलातीन, फुतह उस सलातीन इसामी ने। अब इसको बैठ करके रटिए। कमीशन के दृष्टि से ये पांचों किताब बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको मिलाने जुलाने हिलाने ढिलाने सब में दे सकता है, इसलिए इन किताब को किसी भी स्थिति में नहीं है तो ये लिखिए। बाजार नियंत्रण, ये तीन प्रकार के बाजार थे मुख्य। बाजार बाजार सुधार की कड़ी में तीन प्रकार के बाजार थे। बाजार नियंत्रण की कड़ी में तीन प्रकार के मुख्य बाजार थे। पहला, पहला खाद्यान्न का बाजार, खाद्यान्न, खाद्यान्न का बाजार। दूसरा वस्त्र बाजार, वस्त्र बाजार, वस्त्र बाजार। तीसरा, तीसरा है वस्त्र बाजार के बाद न लाए हुआ। बहुत बढ़िया। जानते हम लोग वस्त्र बाजार। और तीसरा था हमारा गुलामों का बाजार, गुलाम बाजार, गुलाम बाजार। ठीक है, पहला था, दूसरा था, तीसरा था। फिर लिखे, बाजारों की देखरेख अधीक्षक सहना मंडी करता था। बाजारों की देखरेख अधीक्षक सहना मंडी करता था। सहना मंडी करता था, सहना मंडी करता था। और इस कार्य में वरीद और मुनिहान, और इस कार्य में वरीद और मुलिहान, वरीद और मुनिहान, वरीद और मुनिहान, कार्य में वरीद और मुनिहान गुप्तचर उन्हें सहायता देते, गुप्तचर उन्हें सहायता देते थे। है
कहाँ पे थे हम लोग? थे दीवाने रियासत बाजार व्यवस्था को देख रहे थे, और बाजार व्यवस्था की कड़ी में हम लोग इस बात की परिचर्चा कर रहे थे कि बाजार व्यवस्था कैसे काम करती। कितने तरह के बाजार हुआ करते। बाजार आपके खाद्यान्न के होते थे, तो हम लोग मंडी के नाम से जानते थे। आज भी हम लोग अनाज के व्यापार केंद्र को मंडी ही कहते हैं। कुछ वस्त्र के बाजार थे जिसको सराय अदल कहते थे, वस्त्र बाजार को। जहाँ दास बिकते थे वहीं पे मवेशी बिकते थे, ठीक है। मुल्तान के व्यापारियों को अनुदान दिया जाता था। तो महंगे वस्त्र होते थे उसको परमिट पे जारी किया जाता था, सदर रियासत उस परमिट को जारी करता था। ये सब बाजार व्यवस्था के मुख्य। देश क्या था? देश उसका था कम कीमत पर, कम वेतन पर अधिक से अधिक हम सैनिक जो रखे हैं उसको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो खाने पीने और वस्त्र वगैरह वगैरह में। इसलिए इसका उद्देश्य को भी आप लोगों को जानकारी। कौन देखता था इसकी देख रेख, कौन करता था? तो इसकी देख रेख करता था मंडी। कौन मंडी? सहना मंडी। इसकी सहायता से वरीद और मुनिहान गुप्तचर होते थे, तो बता देता था कि निर्धारित मूल्य पर कौन कपड़ा नहीं बेच रहा है, कौन अनाज नहीं बेच रहा है, या कौन कम तौल रहा है। नियम तो इतने कठोर थे, यदि कोई 100 ग्राम कम अनाज देता था किसी को, पकड़ा जाता था तो उसके शरीर से 100 ग्राम मांस ले लिया जाता था। जय बाबू, अच्छा हुआ कि आप इसी युग में नहीं थे, नहीं तो आपके तोंद से ले लेता। आप यदि गलती से 100 ग्राम कम अनाज किसी को दे डालते, तोंद से क्या करता? डाल लेता, मूल बिंदु पे आ जाइए। इस तरह की व्यवस्था थी हमारी। क्या? बाजार नियंत्रण की व्यवस्था। बाजार आर्थिक सुधार आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आर्थिक सुधार के बाद तीसरा सुधार क्या आता है? राजनीतिक सुधार। और राजनीतिक सुधार, राजनीतिक सुधार लिखो, लिखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला साम्राज्यवादी शासक था। इसने राजनीतिक विस्तार की नीति अपनाई। राजनीतिक विस्तार की नीति अपनाई। राजनीतिक विस्तार की नीति अपनाई। इस कड़ी में पहला अभियान गुजरात पर किया। इस कड़ी में पहला अभियान गुजरात पर किया। इस कड़ी में पहला अभियान गुजरात पर किया, जहां बघेल शासक थे। जहां बघेल शासक थे। बघेल का वंश का शासन था। बघेल वंश का शासन था। बघेल शासक। गुजरात अभियान में ही नुसरत खां से नुसरत खां से 1000 दिनारी मल्लिक काफूर को प्राप्त किया। 1000 दिनारी मल्लिक काफूर को प्राप्त किया। 1000 दिनारी मल्लिक काफूर को प्राप्त किया। 4 दिनारी मल्लिक काफूर को प्राप्त किया। कालांतर में मल्लिक काफूर को दक्षिण अभियान का नेतृत्व सौंपा। कालांतर में मल्लिक काफूर को
दक्षिण अभियान का नेतृत्व सौंपा। दक्षिण अभियान का नेतृत्व सौंपा। नेतृत्व सौंपा। दक्षिण अभियान का नेतृत्व सौंपा। उल्लेखनीय है, नेक्स्ट पॉइंट उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन खिलजी, लाइन करो, एक सल्तनत का पहला शासक था। सल्तनत का पहला शासक था जिसने विंध्याचल को पार किया। सल्तनत का पहला शासक था, विंध्याचल को पार किया। विंध्याचल को पार किया, ठीक है, पार किया। ऐसा करने वाला समुद्रगुप्त के बाद ये दूसरा शासक, ऐसा करने वाला समुद्रगुप्त के बाद ये दूसरा शासक। समुद्रगुप्त के बाद यह दूसरा शासक, ठीक है, ये दूसरा शासक। कैसा शासक था? दूसरा शासक। इसी कड़ी में 1296 में देवगिरी पर आक्रमण हुआ। कड़ी में 1296 में देवगिरी पे आक्रमण किया। देवगिरी पे आक्रमण किया। देवगिरी पे आक्रमण किया। उस समय वहां के शासक रामचंद्र थे। उस समय वहां के शासक रामचंद्र देव थे। ये बीपीएससी का बहुत फेवरेट पर्सन है। रामचंद्र देव थे, जिन्हें रामचंद्र देव थे जिन्हें एके ने राय रामा की उपाधि भी दी थी। एके ने राय रामा की उपाधि भी दी थी। एके ने राय रामा की उपाधि भी दी थी। उपाधि दी थी, राय रामा की उपाधि भी दी थी, है। अर्थ देवगिरी के साथ उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। अर्थ देवगिरी के साथ उसने मेल मिलाप की नीति अपनाई। मेल मिलाप की नीति अपनाई। मेल मिलाप की नीति अपनाई, है। 1309 ईस्वी में वारंगल का अभियान उल्लेखनीय है। 1309 में वारंगल का अभियान उल्लेखनीय है। वारंगल का अभियान उल्लेखनीय है। 1309 में वारंगल का अभियान उल्लेखनीय है। कहाँ? कहाँ? वारंगल का अभियान उल्लेखनीय है कि जहां प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दिया था। प्रताप रुद्रदेव ने कोहिनूर हीरा गिफ्ट में दिया था। और याद रखिए, वारंगल हीरा के कारण ही जाना जाता है। वारंगल की एक शासिका थी, कल भी परसों भी यूट्यूब लाइव में क्वेश्चन वाले में का नाम बताए थे, रुद्रम्मा, ठीक है कि नहीं। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबकी डील की गई है, आज भी की जाएगी 7:45 बजे। आज तो और भी 75 क्वेश्चन है और सबके सब कमीशन उन्मुखी क्वेश्चन है। अभी लास्ट उसको मूर्त रूप दिया जाएगा कक्षा के बाद। तब जब बात हो जाती है तो 10-15 मिनट में उसको फिनिशिंग टच दिया जाएगा और 7:45 बजे इसकी ध्यान रखिए। जो करेंगे, जो पढ़ेंगे, बढ़ेंगे।
के दिमाग में हमेशा रुद्रम्मा छाया रहेगा, वारंगल छाया रहेगा। नहीं करेंगे ये लोग की तरह, वारंगल चला जाएगा रणथंबोर में, रणथंबोर घुस जाएगा कहाँ, देवगिरी में है ही। कि जब तक आप बार बार किसी को पढ़िएगा नहीं तब तक तो, जब आप निम्न स्तर के हैं, निम्न मध्यम स्तर, मध्यम स्तर को उच्च स्तर पे आना है। ये आप सामान्य श्रेणी में है तो उच्च स्तर पे आना होगा, और आरक्षण की श्रेणी में है तो मध्यम उच्च स्तर पे आना हो, तभी जाकर के कि आप की परीक्षा को पास कर। ध्यान रखिए, मध्यम स्तर तो कम से कम बनने के लिए तो कड़ी मेहनत की, कड़े अभ्यास की जरूरत होती है। टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा जाता है, सबसे बेकार मास्टरे है। मास्टर को अपना समय प्रबंधन करना है, विद्यार्थी को समय प्रबंधन आप, जबकि एक ही काम है उसका पढ़ना, तो भी समय प्रबंधन में कठिनाई तो का समझ सकते हैं। तो समय प्रबंधन करना मैं कहूँ कि कठिन काम है महिलाओं के लिए। लेकिन जो नल्ला है और नल्ली है, इसके लिए क्या है, देखो वो भी शादीशुदा है, बाल पति, कर्मठता से श्वेता तुम्हारा प्रसन्न, श्वेता सुमन काम करती है कि मन खुश। विगत 2-3 महीना से मुझे नहीं लगता है कि 2-3 दिन भी अनुपस्थित, एक दिन भी नहीं अपना, है कि नहीं। का परिणाम है कि अब परीक्षा वगैरह में अच्छा परफॉर्म हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास आया है ना। ठीक है, तो चलिए, तो वारंगल अभियान प्रताप रुद्रदेव, तो ध्यान रखिएगा। वारंगल किस लिए प्रसिद्ध है, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वारंगल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए, कोहिनूर हीरा, इसलिए गिफ्ट में दिया। अब आइए 1310 में द्वार समुद्र, 1310 में द्वार समुद्र पर हमला बोला। द्वार समुद्र पर हमला बोला, 1310 में द्वार समुद्र पर हमला बोला, हमला बोला, जो होयसल की राजधानी थी, होयसल की राजधानी थी, तो होयसल की राजधानी थी, होयसल की राजधानी थी, यहीं पे याद करवा दे। यहाँ एक बेसर सली का मंदिर है, याद है किसी को, बेसर सली का मंदिर है जिसका नाम है होली बीट, होली बीट का मंदिर बेसर सली के सबसे उत्कृष्ट नमूने को प्रस्तुत करता है। लिख देंगे, होयसल ने नोट में लिखेगा, ऐसा काला लाल पीला कलम उलम लाइए, थोड़ा ऑर्नामेंटल बनाइए। होयसल ने बेसर शैली के सबसे उत्कृष्ट मंदिर, 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 सबसे उत्कृष्ट मंदिर, बेसर शैली के सबसे उत्कृष्ट मंदिर, होली बीट के मंदिर का निर्माण, होली बीट के मंदिर का निर्माण, होली बीट के मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, नोट, होयसल शासक का नाम बीर बल्लाल था, होयसल शासक का नाम बीर बल्लाल था, लाल कलम से अंडरलाइन करी। बीर बल्लाल था। नेक्स्ट, 1311 में, 1311 में मदुरई अभियान हुआ, 1311 में मदुरई अभियान किया गया, शासक का नाम वीर पांडे और सुंदर पांडे थे। मदुरई अभियान किया गया, शासक का नाम, शासक का नाम
शासक का नाम वीर बल्लाल, और वीर बल्लाल नहीं, वीर पांडे और सुंदर पांडे थे। वीर पांडे और सुंदर पांडे थे। वीर पांडे और सुंदर पांडे थे। बस इस दक्षिण अभियान के एक एक बिंदु को आप याद करके रखें। और इसी कड़ी में एक राजपूत राज्य था जिसका नाम था चित्तौड़। चित्तौड़ में मैंने अभी कहा था कि रतन सिंह घर से चित्तौड़ हुआ, लेकिन कहा जाता है कि एके ने चित्तौड़ पे आक्रमण ही इसीलिए किया था कि उसकी पत्नी पद्मावती, पद्मिनी तो हम लोग कहते हैं, कि सौंदर्य से, अभूतपूर्व सौंदर्य से बड़ा प्रभावित था। बाद में खिजिर खां अपने पुत्र को वहां का शासन दिया, और जिसको खिजरावाद के रूप में जाना जाए। इतिहास में खिजरावाद जरूर याद रखिए, पद्मिनी वगैरह तो याद रखिएगा ही। कालांतर में 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था पद्मावत। वो भी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि पद्मावत किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में लिखा। ऐसे लिख लो, रागा चेंज करके। राजपूत राज्य रणथंभौर पर, राजपूत राज्य रणथंभौर पर राजपूत राज्य रणथंभौर पर एके ने 1301 में आक्रमण किया। जहां शासक हमीर देव थे। हमीर देव थे, हमीर देव थे। और 1303 में चित्तौड़ पे अभियान किया, और 1303 में चित्तौड़ पे अभियान किया। जहां के शासक रतन सिंह, जहां के शासक रतन सिंह, जहां के शासक रतन सिंह थे, जहां के शासक रतन सिंह थे। कौन सिंह थे? रतन सिंह। रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी, रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के सौंदर्य से एके बहुत प्रभावित थे। रतन सिंह की पत्नी, रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी के सौंदर्य से एके प्रभावित थे। एके प्रभावित थे। आगे चलकर या कालांतर में, कालांतर में, कालांतर में इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को, चित्तौड़ को, क्षेत्र को, क्षेत्र को खिजराबाद नाम दिया गया। खिजराबाद नाम दिया गया। और अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त, अपने बेटे खिज्र खां को नियुक्त किया। ठीक है, नोट में लिख देंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में पद्मावत लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में क्या लिखा? पद्मावत लिखा। क्या लिखा? पद्मावत लिखा। क्या लिखा? पद्मावत। चित्तौड़ का प्रकरण समझ में आ गया? ताकि चित्तौड़ पद्मिनी के सौंदर्य जो से प्रभावित था, ये किंवदंती हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल नहीं है, किसी तथ्यों पे आधारित नहीं है, यह काल्पनिक घटनाएं हो सकती है। मूल कारण, क्योंकि इतना बड़ा शासक
अलाउद्दीन खिलजी भारत का शासक था, उसको सौंदर्य की क्या कमी थी? सिर्फ इसीलिए वो चित्तौड़ पे आक्रमण किया हो यह संभव प्रतीत नहीं होता। और चित्तौड़ पे आक्रमण करने की मुख्य वजह सामरिक थी, क्योंकि स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चित्तौड़ क्या थी, ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसी कारण से उसने ये किया होगा, और तभी उसने अपना सेंटर भी डेवलप किया और नाम दिया खिजराबाद, क्योंकि वहां से आने के बाद खिजर खां को वहां नियुक्त किया। सिर्फ पद्मिनी को पाना होता तब तो खिजर खां को नियुक्त करने की जरूरत ही नहीं होती। इसलिए आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, राजपूत क्षेत्र से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्र तक, गुजरात इत्यादि के परिक्षेत्र में जो राजनीतिक विस्तारवाद किया, इस कारण से हम अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद को याद का प्रयास। ये थी हमारी सुधार और क्या था, सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण हम एक एक को याद रखते हैं, तो पैराग्राफ चेंज करेंगे। एक एक को सांस्कृतिक सुधार के लिए भी याद किया जाता है, सांस्कृतिक सुधार के लिए भी याद किया जाता है। याद किया जाता है इस कड़ी में निम्नलिखित उपलब्धियां हैं, कड़ी में उसकी निम्नलिखित उपलब्धियां। पहला है सीरी को राजधानी बनाया, सीरी को राजधानी बनाया। को राजधानी बनाया, टिक लगा दीजिए, ऐसे भी पूछ। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया। और पहली बार वैज्ञानिक विधि से जिसमें गुंबद का प्रयोग किया गया, और पहली बार वैज्ञानिक विधि से गुंबद का प्रयोग किया गया, गुंबद का प्रयोग किया गया। और घोड़े के नाल के आकार का मेहराब बनाए गए, और घोड़े के नाल के आकार का मेहराब बनाया गया, और घोड़े के नाल के आकार का मेहराब बनाया गया। कल लिखाए भी थे कि गुंबद और मेहराब लोगों ने कहां से लाया था, बिजेंटाइन साम्राज्य से, रोम से। इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ अलाई दरवाजा में, कहा गया, ठीक है कि नहीं। पहली बार वैज्ञानिक विधि से, ऐसे बलबन के मकबरा में भी गुंबद का प्रयोग मिलता है, लेकिन वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले अलाई दरवाजा में मिला, जिसको याद रखना। ये लिखने की चीज भी है, नहीं भी लिख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की योजना थी तो मीनार से ऊपर, मीनार से भी ऊंचा एक मीनार बनाए। योजना रह गई। नेक्स्ट याद रखिएगा, इसको लिखना नहीं है, इसको याद रखना है। अब इसके दरबार में दो कवि रहा करते, एक तो अमीर खुसरो, तो भला कैसे भूल जाइएगा, लिखेंगे उनके दरबार में, सिक्के के दरबार में अमीर खुसरो जैसे प्रसिद्ध कवि रहा करते, प्रसिद्ध कवि रहा करते थे, जिनका जन्म 1215 में पाटियाली उत्तर प्रदेश एटा में हुआ। पाटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें भारत का तोता कहा गया, इन्हें भारत का तोता कहा गया, भारत का तोता कहा गया।
इन्हें भारत का तोता कहा गया। इन्हें भारत का तोता कहा गया। अति महत्वपूर्ण है कि मीर खुसरो अति महत्वपूर्ण है कि अमीर खुसरो ने कव्वाली को जन्म दिया। उर्दू के विकास में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार के आविष्कारक के रूप में जाना गया। कार के आविष्कारक के रूप में जाना गया। फारसी के नए शैली तवके हिंदी का विकास किया। फारसी के नए शैली सबक ए हिंदी का विकास किया। अतिरिक्त जमुद्दीन औलिया के शिष्यों ने लैला मजनू आशिका जैसी रचना लिखी। लिखे ही थे कि सितार और तबला को लोकप्रिय बनाया था। खजानुल फुता ऑलरेडी लिख चुके हैं। कहाँ लिखे थे खजानुल फुता? कहाँ लिखे थे? अभी लिखे थे ना, बाजार व्यवस्था में। लैला मजनू आशिका जैसी रचना लिखी। सितार और तबला को लोकप्रिय बनाया, लिखी दिए। लास्ट में इन्होंने 7 सुल्तानों का राजकाज देखा। 7 सुल्तानों का राजकाज देखा था। 7 सुल्तानों का राजकाज देखा था। 7 सुल्तानों का किसने? अमीर खुसरो। कितना देख रहे हो? आपको तो लग रहा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा महत्वपूर्ण अमीर खुसरो ही है। हाँ, अमीर खुसरो भी परीक्षा में पूछता है, यूपीएससी में, और अलाउद्दीन खिलजी तो हैं ही। इस तरह से आज की कक्षा से कम 2 प्रश्न बन जाते हैं। एक अलाउद्दीन खिलजी से तो पूछता ही है, और दूसरा अमीर खुसरो से ही पूछने की संभावना किसी न किसी होगी। इसलिए इस दोनों को अच्छे से याद करके रख लीजिएगा तो बल्ले बल्ले होगा। ठीक है कि नहीं? वो है ना, एक ऐड आता है ना कि मेरे जमाने में नहीं तो क्रिकेट खेलते थे तो थोड़ा सा ठक ठक करके खेलते थे। वीरेंद्र सहवाग कहता है कि हमारे जमाने में क्रिकेट ठोक करके। तो जमाना का अंतर होता है। पहले सुनील गावस्कर ही थे। तो पहला 1 दिवसीय मैच जो हुआ था वर्ल्ड कप का 1975 में, 60 ओवर में 36 रन बनाए थे। यह रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था। 60 ओवर खेले थे वो और 36 रन बनाए थे। और टेस्ट मैच में पूरा दिन खेलकर 56 रन बनाए हुए हैं, पूरा दिन खेलकर। और कई ऐसे वीरेंद्र सहवाग एक दिन में दोहरा शतक बनाए हुए हैं। जमाना क्या हो गया? अब एक दिन क्या, अब तो देखते हो 300 रन बन जाता है 20 ओवर में। इसी समय हो सकता है वो 400 में कन्वर्ट कर जाए। ठीक है कि नहीं? मतलब 40 ओवर में 600 रन बनता है आज। ठीक है, उस दिन देखे नहीं, पंजाब किंग्स जो है तो 200 कितना था, 265 रन बना डाला। 262 रन बने। मास्टर 265 कहा तो कहा कि नहीं सर 262 बनाया, ये तो हमने ही लिखाए थे कॉपी में। ठीक है कि नहीं? और सब बाद में कहेगा सर आप कहाँ लिखाए थे, तो गड़बड़ा गया सर। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है
कि हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के इस समग्र व्यू को देखें। अलाउद्दीन खिलजी को हम क्यों याद रखते हैं? तो सुधार के अलावा सुधार के अलावा राजनीतिक विस्तार और सांस्कृतिक उपलब्धि, इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी को आप लोग याद रखने का प्रयास करें। अलाउद्दीन खिलजी ही सबसे बड़ा था। अब तो छोटा छोटा दो दो लाइन है और एक है मुबारक खिलजी, कहेंगे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी नेक्स्ट शासक है, मुबारक शाह खिलजी। स्वयं को खलीफा घोषित किया और खलीफतुल्लाह की उपाधि लिया। तुम याद रखिएगा इसको। स्वयं को खलीफा घोषित किया और खलीफतुल्लाह की उपाधि लिया। और खलीफतुल्लाह की उपाधि लिया। और खलीफतुल्लाह की उपाधि लिया। ठीक है। दूसरा, दक्षिण भारत पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया। दक्षिण भारत पे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण किया। ऐसा करने वाला वो पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने जिसने कब्जा किया वो भी प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं किया था। इसने क्या किया? प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करने की कोशिश की। बस। और इसकी हत्या खुसरो शाह ने किया। ये हत्या खुसरो शाह ने किया। अब चौथा ये नसरुद्दीन खुसरो। नसरुद्दीन खुसरो तो माता के गर्भ से जन्मा। माता के गर्भ से जन्मा अंतिम खिलजी शासक था। हिंदू माता के गर्भ से जन्मा अंतिम खिलजी शासक था, जिसने जिसे पैगंबर का सेनापति भी कहा गया। जिसे पैगंबर का सेनापति भी कहा गया। पैगंबर की सेनापति भी कही गई। इसकी हत्या गाजी मलिक ने किया। इसकी हत्या गाजी मलिक ने किया। इसकी हत्या गाजी मलिक ने किया और तुगलक वंश की नींव रखी। गाजी मलिक ने किया और कौन से वंश की नींव रखी? तुगलक वंश की नींव रखी। तुगलक वंश की नींव रखी। है इन्हीं शब्दों के साथ आज के कक्षा की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूं और आशा करता हूं कि आपको यह कक्षा समझ में आई होगी। लास्ट में लिखिए नोट आइए। पहला नोट लिखेंगे, पहला नोट लिखिएगा, जिया नक्सवी आ जाना अनु। जिया नक्सवी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संस्कृत कहानियों का फारसी में अनुवाद किया। संस्कृत कहानियों का फारसी में अनुवाद किया। इस कड़ी में कोक शास्त्र का
कोक शास्त्र का फारसी में अनुवाद किया गया। फारसी में अनुवाद किया गया है किसका? किसका? क्या नक्शवी ने क्या किया? तो संस्कृत कहानियों का। और एनसीईआरटी फैक्ट है कि कोक शास्त्र का फारसी में अनुवाद किया। बस ये इस कक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसे आपको याद करके रखना है। अगले दिन जब भी हमारी कक्षा होगी उसकी पूर्व सूचना आप तक पहुंच जाती है। और हम लोग तुगलक वंश को उस दिन हम लोग जब भी देखेंगे तो तुगलक और सैयद और लोदी छोटा छोटा वंश है। सबसे बड़ा सुल्तान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ही है, फिरोज शाह तुगलक। तो स्पष्ट है जितना अलाउद्दीन खिलजी पढ़े तब इसमें समाहित हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी को काफ़ी विस्तार से आपको पढ़ने और समझने का मौका मिला है। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी है 1/2 उपज का भूमि लगान में अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले लिया था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया। तो हम लोग आगे चलकर कालांतर में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस शब्दों के साथ आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं और ज्योग्राफी की कक्षा 15 मिनट बाद आपकी शुरू होगी। टेक रेस्ट। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्योग्राफी में आर्थिक